तो चलिए देखते हैं 100 अंकों की कमजोरी के साथ जब शुरुआत होगी तो फिर उसके बाद क्या। चलिए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। सवाल तो एक ही है, क्या कमजोर शुरुआत के बाद खरीदारी का तुरंत है मौका या करना है इंतजार? जवाब है तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि आज की रणनीति किस तरह से आपको बनानी है और साथ ही कौन से स्टॉक्स और खबरों पर रखना है नजर। बताएं सर, आज के लिए ट्रिगर्स आपको क्या? ट्रिगर्स अमेरिकी बाजारों से आते हुए दिख रहे हैं, थोड़ी कमजोरी के हैं। वैसे तो सुस्ती के संकेत थे भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी कमजोरी के साथ दिन के निचले स्तरों पर बंद हुए। पॉइंट्स ज्यादा नहीं, लेकिन लोअर लेवल पर बंद होते हुए नजर आए। और डाउ फ्यूचर्स में भी थोड़ी सुस्ती, थोड़ी कमजोरी है आज के सेशन में। कमोडिटीज में जबरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है और रॉ शुगर के यानी कि कच्ची चीनी के दाम 4.5 साल की ऊंचाइयों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचते हुए दिख रहे हैं। एविएशन स्पेस बजिंग है और एक और बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। एयर इंडिया टाटा को गई है, उसके बाद आकाशा एयर जो राकेश झुंझुनवाला की एयरलाइन है उसको भी मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही इसके भी ऑपरेशन शुरू होते हुए दिखेंगे। दो अहम बैठक, एक तो बैठकों का सिलसिला, प्री बजट बैठक वित्त मंत्री जी अलग अलग इंडस्ट्री दिग्गजों के साथ करने की आज से कर रही है शुरुआत। तो दीप, हमारे लिए भी संकेत है कि बजट की प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए इतनी जल्दी। बिल्कुल, उनके पास समय की कमी होती है तो वो आराम से मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम करते हैं। हम फ्री हैं, फुर्सत में हैं, तो हम उसी वक्त कर लेंगे सारा काम, सब कुछ छोड़ के बजट में। लेकिन हाँ, कैबिनेट और सीसीए की बैठक भी आज शाम होने वाली। आज शाम को है, लेट है, 6 बजे। देखते हैं, अभी तक एजेंडा पता नहीं है, जैसे ही पता चलेगा आपको बताया जाएगा। बिल्कुल सर, और आज नज़र भी रहेगी एक तो पावर को लेकर, कोल को रिलेट कर काफ़ी सारे जो डेवलपमेंट आ रहे हैं वहाँ पर करेंगे चर्चा। पर ये जो एनर्जी शॉर्टेज है ये तो एक फोकस बना ही हुआ है, पर इससे बड़ा जो लगातार फोकस बना हुआ है सर, ये जो रोज़ कमोडिटी बाजार में कुछ ना कुछ होता है। थोड़े दिनों से लग रहा था कि चलो थोड़े स्टेबल हैं बाजार, बट फिर से देखिए उछाल आते हुए दिख रहा है। कच्चा तेल ब्रेंट 3 साल, WTI 7 साल, एल्यूमिनियम 13 साल की ऊंचाई और रॉ शुगर 4.5 साल की ऊंचाई, कॉटन लाइफ हाई पर। चल क्या रहा है सर? दीप, मैं कब से एक चीज सोच रहा था जी, और मैं ही नहीं, काफी लोग ये सोच रहे थे कि बाजार ओवर हीटेड है, बहुत बढ़ गया है, कभी तो करेक्शन होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। मतलब उम्मीद भी है लोगों को, आशंका भी है, डर भी है। एक चीज समझ में आई है पिछले 7 दिनों की पूरी स्टडी करने के बाद, अगर करेक्शन होगा तो सिर्फ कमोडिटी की प्राइसेस की वजह से होगा। ट्रिगर मिल गया है, टाइम नहीं मिला है, ट्रिगर मिल गया है। तो अभी जिस तरह से दुनिया भर में माहौल बना है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, शुक्रवार को श्रीलंका में उन्होंने गैस के दाम फ्री कर दिए कि भाई जो गैस सिलेंडर आप भरवाते हैं कंट्रोल नहीं है, वो फिक्स प्राइस नहीं रहेगी। सरकार ने कहा कि जिसको जो भाव में बेचना है बेचो, जो भाव में खरीदना है खरीदो। एक दिन में 90% दाम दुगुने हो गए। एक दिन में गैस के सिलेंडर के दाम, वहां दूध के दाम करीबन 25% एक दिन में बढ़े हैं। सर, ये है इन्फ्लेशन, ये है महंगाई। अगर हमें लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो आप आसपास और दुनिया भर में देखिए क्या कुछ हो रहा है। बिल्कुल। सो पॉइंट ये है, पैसे की ताकत है, बाजार नजरअंदाज कर रहे हैं, राइटली सो। लेकिन जब भी करेक्शन होगा, करेक्शन का ट्रिगर मिल गया है। और ट्रिगर है ये इन्फ्लेशन जो ग्लोबली होता देखा हर एक चीज में। मतलब आप कोई भी 13 साल की ऊंचाई पर एल्यूमिनियम है, कोयले के दाम डबल से ज्यादा हो गए, 3 गुने हो गए। लुम्बर जैसे प्राइस एक महीने में 50% ऊपर है। करेक्ट। मतलब आयन और कल 15% 12% बढ़ गया। मतलब ये ऐसा क्या हो गया अचानक से? मतलब ऐसा थोड़ी कि आप और मैंने शुगर बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दिया, कॉफी ज्यादा पीना शुरू कर दी, या अचानक से हमें पावर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूरत है जी, वैसा भी नहीं। सो 2 चीजें हैं दीप जो ग्लोबली कमोडिटीज को बहुत तेजी से बढ़ा रही है। एक आर्टिफिशियल डिमांड, दूसरी सप्लाई साइड इशू। अब इसमें किसका क्या हाथ है पता नहीं। अब हो सकता है एक लेवल तक बहुत ऊपर कमोडिटीज को ले जाने के बाद कोई चाइना की तरह से कोई ऐसा गेम हो जाए, वो अचानक से कोई ऐसा स्टेटमेंट दे कि सबकी सब क्रैश, एक दिन में 10, 15, 20% सारे कमोडिटीज तो आ भी सकते हैं, 10-15% बढ़ सकते तो गिर क्यों नहीं सकते। और उस समय आपको कमोडिटी मार्केट में भी और हमारे बाजारों में भी एक सभी बाजारों में, इक्विटी में भी, बाकी बाजारों में भी एक तगड़ा रिएक्शन दे सकता है। सो अगला करेक्शन जो होना है ग्लोबल मार्केट्स में वो कमोडिटीज की वजह से होना है। क्लियर है। आज आप तेजी एंजॉय कीजिए, हर चीज के फायदे भी है, नुकसान है। जो प्रोड्यूसर्स, जो कंपनियां ये कमोडिटीज बना रही हैं, जो कोयला उत्पादन कर रही हैं उनके लिए मजे हैं, जो नेचुरल गैस बना रहे हैं उनके लिए मजे हैं, जो कॉटन बना रहे हैं उनके लिए मजे हैं, एल्यूमिनियम वालों के लिए मजे हैं। लेकिन
साथ ही साथ जो इनको यूज कर रहे हैं उनका क्या बुरी हाल है, उनके बुरे हाल है। उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट इस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं कि अल्टीमेटली उनके लिए मार्जिन्स मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल करेक्ट। तो ये सारी प्रॉब्लम दोनों तरफ की है, सिर्फ एक जगह फायदा तो एक जगह नुकसान है। अगर किसी को फायदा हो रहा है तो कोई तो पे कर रहा है। 100%। करेक्ट। सो मेरा ये समझना है कि इन सब ग्लोबल कमोडिटीज के हालात को देखते हुए दो चीजें करनी जरूरी है जी। आपके हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आरबीआई के हाथ में भी कुछ नहीं है, सारा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। हमारे हाथ में एक ही चीज है, ओवरनाइट आपकी जो भी पोजीशन है उस पर इंश्योरेंस रहना चाहिए आपका। करेक्ट। आपकी हेजिंग होनी चाहिए। आज पहला सवाल आपने पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस सब आप डर ना जाएं, एकदम अपने ऑफिस में दुबक ना जाएं। कह रहे अनिल जी के जो आपने जैसा सवाल पूछा वैसा मैं जवाब दे रहा हूँ। आगे मैं बुलिश भी होऊंगा, पॉजिटिव भी होऊंगा, वो भी अगले सवाल में जब दीप बताएंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि एज ए ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर तो अभी भी बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन एज ए ट्रेडर आपको ये समझना जरूरी है कि ओवरनाइट पोजीशन में रिस्क बढ़ रही है। क्यों? कि आपको करेक्शन का ट्रिगर समझ में आ रहा है, लेकिन वो टाइमिंग नहीं समझ आ रही। करेक्ट। और टाइमिंग किसी को पता नहीं चल सकती, जिसको पता चले बहुत अच्छी बात है, अंतर्यामी है, महान है, लेकिन हमें तो नहीं पता चलता। लेकिन हमें कारण समझ में आ रहा है। अब वो कई बार क्या होता है कि अब आप करेक्शन चाहते हैं, आपको पता है महंगे बाजार ये है वो है, लेकिन वो तो 12,000 से सबको लगता है, 15 पे भी लगता था, 18 पे भी लगता है। लेकिन एक सॉलिड ट्रिगर जो वाकई में परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि इस तरह का ग्लोबल इन्फ्लेशन मुझे तो याद नहीं आता 25-30 साल के मेरे फाइनेंशियल करियर में मैंने कभी देखा हो। बिल्कुल। ये मतलब ये कमोडिटी जैसे बिटकॉइन की तरह बढ़ रही है, उससे भी ज्यादा। हाँ। है ना। तो वो सस्टेनेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि इतने बढ़े हुए दामों पर कमोडिटी की वही डिमांड रहेगी। ठीक है, कंटेनर नहीं है, कहीं रोक दिया, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया, वो सारे जो गेम चल रहे हैं वो अल्टीमेटली लंबे समय नहीं चलते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए चलते हैं। और जब फिर इस तरह का वो जो भांडा फूटता है तो फिर जो एकदम तेज बिकवाली होती है, तो कमोडिटी स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले लोग सबसे ज्यादा सावधान रहें। ओवरनाइट पोजीशन रखने वाले लोग और ज्यादा सावधान रहें, क्योंकि आपको किसी भी दिन मॉर्निंग में गैप से ऊपर गैप से नीचे दिख सकता है। और स्पेशली ऊपर दिखे ना दिखे, नीचे का तो हमेशा तैयारी रहती है। और आमतौर पर हमारी तीसरी महाशक्ति लॉन्ग रहती है, तेजी में रहती है। तो ऐसा नहीं कि आपको तेजी नहीं करनी, सावधानी के साथ करनी है, सिंपल सी बात है। तो थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, ये जरूरी है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स ने भी यही ध्यान रखा है। कल शाम को कुछ ऐसा दिख नहीं रहा मेजर। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरी की वजह ये नहीं थी और इसलिए मैं कोई 1-on-1 कोरिलेशन नहीं बना रहा कि अमेरिका गिरा है तो किस वजह से गिरा है। अमेरिका के गिरने की वजह रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो रही है और मिला जुला सा कारोबार है। अमेरिकी बाजार 3 दिन बढ़ते हैं, 2 दिन घटते हैं, मतलब वैसा ही ट्रेंड है। तो हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन है अमेरिकी बाजारों में। 250 पॉइंट का जो गिरा है, पॉइंट में देखकर परसेंटेज में देखेंगे तो 0.1% है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ एक बात से पड़ता है मुझे, जो अमेरिका में हुआ है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका 250 गिरा है या 0.1% गिरा है। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तीनों ही इंडेक्स डे लो पर बंद हुए। सारे के सारे डे लो पर बंद होना थोड़ा ढीले कॉन्फिडेंस का संकेत होता है कि कल के लिए भी आप कॉन्फिडेंट नहीं है। और डे हाई पर आप बंद होते हैं तो नेक्स्ट डे के लिए कॉन्फिडेंट होते हैं। और अच्छी बात है कि लगभग 101 पॉइंट हम भी ऊपर से नीचे आ गए कल निफ्टी पर। 19,040 के आसपास, सॉरी 18,040 के आसपास से 19,950 के आसपास बंद हुए, 940 के आसपास बंद हुए। तो हल्का करेक्शन हमने थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से एडजस्ट कल कर लिया था। सो मेरा पॉइंट सिंपल है, अमेरिकी बाजारों में भी कोई बहुत ऐसी चिंता वाली बात अभी नहीं दिख रही है। अमेरिकी बाजारों को चिंता कब होगी मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज है जो हमने बहुत दिनों से डिस्कस नहीं की, जो मैं अमेरिकी बाजारों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, बॉन्ड यील्ड। 1.62 1.64 कुछ देखी थी आखिरी मैंने बॉन्ड यील्ड। 1.61 पर कल तो बंद थे। 1.61 कल बंद थे, हाँ 1.61 के आसपास। 1.30 1.25 के बॉन्ड यील्ड से 1.60 आ गया। यानी कि बॉन्ड मार्केट ने अपना एक संकेत दे दिया है ब्याज दरें बढ़ने का। बिल्कुल, ब्याज दरें बढ़े ना बढ़े, बॉन्ड मार्केट को इन्फ्लेशन की चिंता है जी, वो आपको बॉन्ड यील्ड में दिख रही है। लंबे समय बाद मुझे याद है कि जब पहली बार वो ब्याज दरें बढ़ने का खतरा था तब हम 1.70 के आसपास पहुंचे थे, राइट। वहां से 1.70 से वापस 1.25 1.30 तक आए थे। 1.30 से चुपचाप धीमे 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 1.60 1.62 पर आ गया। ठीक है, तो बॉन्ड यील्ड आपको संकेत दे रहा है कि बॉन्ड मार्केट को, जो कि मैं है ना इक्विटी मार्केट से ज्यादा समझदार मानता हूं बिल्कुल, वो मैच्योर हैं, ज्यादा डीप हैं, ज्यादा लिक्विड है, ज्यादा समझदार है, पहले रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल, पहले रिएक्ट करते हैं। सो इसलिए बॉन्ड मार्केट ये संकेत दे रहा है कि भाई ये बढ़ती हुई ब्याज दरें ठीक नहीं है, सॉरी बढ़ती हुई महंगाई ठीक नहीं है दुनिया भर में। सो मुझे एक ही चिंता है दीप इस वक्त, एक घर पे बढ़ती हुई महंगाई का, एक मार्केट में बढ़ती हुई महंगाई का। आज ही पेट्रोल बुरा है, रोना आ गया, हिम्मत ही नहीं आती उधर जाने की। मतलब
ऐसा हाल है। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि वो विंडो खोल के बिना एसी की गाड़ी चलाओ, कम से कम 20% एवरेज बढ़कर आएगा। बिल्कुल। और गर्मी भी ऐसी है, क्या करें। तो बात में से पोल्यूशन ट्रैफिक में तो हाल है। तो नज़र रखनी पड़ेगी महंगाई पर थोड़ा। हालांकि आपने कहा कि इतना भी सब प्रॉब्लम नहीं है, SGX हल्का सा रिकवर हो रहा है, 0.5% नीचे है, बट महंगाई इस पर रखनी है नज़र, कमोडिटी इन्फ्लेशन इस पर रखनी है नज़र। हमारे बाजारों के लिए क्या अहम रहेगा सर, क्योंकि कल तो आपने देखा ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन आते हुए दिखा, बैंक्स ने लीडरशिप हमें दिखाई है, मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा एक्शन था, नए रिकॉर्ड्स बने, तो वैसे तो मूड मॉल ठीक लग रहा है। आप क्या सुनना चाहते हैं, अच्छा या खराब? मेरे पास दोनों ही है। अच्छे से शुरुआत अच्छे से शुरुआत। अच्छी बात यह है कि ब्रॉड बेस्ड तेजी है, सारे इंडेक्स लाइफ हाई पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और एक आईटी को छोड़ दें कल, और वो भी अपने रीजन से गिरा है, बाकी सब जगह खरीदारी, और आईटी में भी जहां खुला वहां से और नहीं गिरा। ओके, वहां पर स्टेबल हुआ, यहाँ वहां पर भी सेलेक्टिवली कई स्टॉक्स में रिकवरी हुई। आप आईटी इंडेक्स देख लीजिए, ये आपके सामने, सुबह जहां खुला वहां से रिकवरी हुआ है। इसका मतलब क्लियर कट है दीप की डिप में खरीदारी है ना। बिल्कुल। एक दूसरी चीज ये कि अभी भी लिक्विडिटी के को लेकर बाजार में कोई समस्या नहीं है, पैसा आ रहा है, भले फंड्स का कम आ रहा हो तो लोकल ट्रेडर्स का आ रहा है, HNI इन्वेस्टर्स का आ रहा है, PMS का आ रहा है, ब्रोकर्स का आ रहा है। सो उस लिहाज से आप ठीक है, एकदम परफेक्ट है, ये तो बात हुई अच्छी। और उस हिसाब से ट्रेंड में कहीं कोई दूर दूर तक बदलाव के संकेत नहीं है, और ऐसे में हर गिरावट पे खरीदारी का जो अब तक का फॉर्मूला वो एकदम परफेक्ट, एकदम सही है। ये अच्छी बात हुई। अब आइए नेगेटिव भी सुन लीजिए कि अगर ग्लोबली इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, उसकी वजह से कहीं करेक्ट होना है, तो हमेशा ऐसा हमेशा होता है जी कि जब बड़े करेक्शन की या रीजनेबल करेक्शन की शुरुआत होती है, उससे पहले मार्केट यूफोरिक होता है, अनाप शनाप तेजी वाला माहौल होता है कि हर चीज आपकी बढ़ेगी, और तब आप करेक्शन की उम्मीद नहीं करते हैं। वो बाजार की ताकत पर, बाजार के लेवल पर हमेशा बहुत भरोसा होता है, वो अभी भी है। लाइफ टाइम हाई सिर्फ सेंसेक्स निफ्टी ने नहीं बनाया, बैंक निफ्टी ने भी बनाया, मिड कैप ने भी बनाया, स्मॉल कैप ने भी बनाया, इंट्राडे में भी बनाया, क्लोजिंग बेसिस पर भी बनाया। सो वो एक्सुबरेंस, वो इसको हिंदी में क्या कहना चाहिए, अनाप शनाप तेजी का माहौल जी, वो हालांकि डेटा में उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए आप बचे हुए भी हैं कि डेटा उतने नहीं है कि मतलब यूफोरिक हो रहे हो, लेकिन यही चीज है कि दोनों तरीके से आप देख सकते हैं इसको। मेरा पॉइंट सिंपल है कि किस तरीके से देखना चाहिए, ये जज करने वाला मैं कौन हूं, आप कौन है, हमें कैसे करना है। हमें एक ही तरीका आता है, और वो तरीका ये है कि एक किसी पर्टिकुलर लेवल के नीचे बाजार बंद होगा तो फिर तो हम सोचेंगे कि बाजार खराब है, और वो हो उससे पहले 3% की निफ्टी में हमेशा आप रिस्क लेके चलेंगे, यहां से हर किसी भी लेवल से 3% की रिस्क। आपकी ताकत ये होनी है कि 3% मतलब हो गया आपका 500-600 पॉइंट जी। 500-600 पॉइंट निफ्टी कभी भी सरक सकता है, कभी भी, वो बिना इंटीमेशन के, बिना इन्फॉर्मेशन के। अभी तो फिर भी इंटीमेशन आ रहा है आपको, लेकिन जरूरी कि इंटीमेशन आ रहा तो सरके ही, लेकिन 500-600 पॉइंट की आपकी वो तैयारी हमेशा रहनी चाहिए। और उस तैयारी का एक ही सिस्टम है, आउट ऑफ द मनी पुट्स लेकर रखें अपनी अपनी लॉन्ग पोजीशन के सामने। और भाई अगर समझो फॉर एग्जांपल आप 18,000 पे बंद हुए, 17,500 का पुट ले लिया, कितनी प्रीमियम लग रही? हार्डली। भगवान न करे नीचे आ गया तो आपके पास थोड़ा प्रोटेक्शन है जी। बस वो तैयारी आपकी होनी चाहिए, बस चाहे वो आपकी इंडेक्स में लॉन्ग हो, चाहे स्टॉक्स में लॉन्ग हो, जहां भी खरीदारी उसके सामने आप रखें, और ओवरनाइट पोजीशन थोड़ी कम कर लें इन लेवल पे, बस। क्योंकि ये ग्लोबल इन्फ्लेशन है ना, परेशान कर सकता है, करेगा, या तो बिना परेशान के प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाए, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जिस तेजी से बढ़ी है ना मार्केट में, बड़ा करेक्शन नहीं आ रहा है, तो उसका रीजन एक ही है दीप, बाजार धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर यही रोज छलांग मार के 500 पॉइंट ऊपर बंद हो, तो वापस करेक्शन भी उतना फास्ट आएगा, उतना शार्प आएगा, उतना तेजी से आएगा। सो दोनों चीज बराबर है, इसलिए मेरे ख्याल से आपको थोड़ी सी तैयारी उस चीज की रखनी, बाकी कोई चिंता नहीं। ठीक है सर, तो नज़र रखेंगे, और रोज अनिल जी आपको लेवल्स तो बताते हैं, तो वो भी आपको सेफ्टी सिक्योरिटी रहेगी। पर आज थोड़े संकेत फिर बदल गए हैं, आज इवन बैलेंस हो गया सर सारे संकेतों के बीच में अगर देखें तो। हाँ, ये बात सही है, 2 नेगेटिव, 2 न्यूट्रल, 2 पॉजिटिव। नेगेटिव क्या है? ग्लोबल संकेत थोड़े नेगेटिव है, FIs के नेगेटिव है। न्यूट्रल क्या है? घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल है, वायदा कारोबार के न्यूट्रल है। ट्रेंड और सेंटिमेंट में कहीं कोई अभी तक बदलाव नहीं। 17,800, 17,850 आज के लिए तुरंत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा निफ्टी, और उसके नीचे वैसे जाने की संभावना कम। आए तो 17,700, 750 मजबूत खरीदारी की रेंज है, यहाँ पर आपको मौके ढूंढने।
ऊपर 18,000 18,040 हल्की फुल्की रुकावट, इसको पार किया तो 18,100 से 18,175 की रेंज तक जाने की कोशिश हो सकती है, जहां आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 37,925 38,100, इसको 38,125 कर दीजिए, 25 पॉइंट और बढ़ा दीजिए। 37,925 अच्छा लगता है, 25 याद रखने में भी ईजी होता है। 37,925 38,125 दिन की सपोर्ट रेंज है, इसके नीचे जाने की संभावना कम है, लेकिन मजबूत खरीदारी की रेंज 37,750 से 37,825 ये 75 पॉइंट की रेंज ब्लाइंड बाय जोन है। इस रेंज में आए तो 100% आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस तो हमेशा रखना है, बिल्कुल, क्योंकि कभी भी कोई भी लेवल टूट सकता है, ये ऊपर और नीचे की तरफ, ये ध्यान में रखें। तो स्टॉप लॉस आपका हमेशा होना चाहिए, लेकिन 37,750 37,825 परफेक्ट बाय जोन बनेगा अगर आता है तो आज कल में। ऊपर 38,375 38,500 कल की हाई रेंज, इसके पार निकले तो 38,575 38,650 तक की यात्रा बैंक निफ्टी करने की तैयारी में है। ये आपके लिए बड़े जोन होंगे। ठीक है सर, तो क्लियर है किन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर, जहां तक दिन की बड़ी रेंज की सवाल है। ट्रेडिंग रेंज आज की आप कैसे देख रहे हैं सर? 17,850 18,000 दिन की छोटी रेंज है, 17,800 18,040 दिन की मीडियम रेंज है, और 17,750 18,100 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चलें। बैंक निफ्टी 38,100 38,500 यह आज की दिन की छोटी रेंज है। 37,925 38,575 दिन की मीडियम रेंज है, और 37,750 38,650 दिन की बड़ी रेंज बैंक निफ्टी पर लेकर चल सकते हैं। इन रेंज पर आपको रखनी है नजर। क्लियर है सर। एफआईएस की फॉर चेंज दीप, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बड़े दिनों बाद बढ़ी है 6%। बताएं क्यों, यही बता देता हूं आपको। कल क्या हुआ है, बहुत सारे ऐसे हेज फंड्स थे, बहुत सारी एफआई ऐसी रही होंगी जिनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है 18,000 का। एग्जैक्टली यही हुआ है, 18,000 शॉर्ट थे। हाँ, जो कुछ खरीदारी हुई है 1,372 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में हुई है। सो सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदा है और कुछ नहीं। सो इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदने के पीछे वजह ये थी कि अगर आपने एक कॉल राइट कर रखा है या आपने इंडेक्स बेच रखा है कि चलो ठीक है 18,000 पार करेगा तो हम हमारी शॉर्ट काटेंगे, वही हुआ है, शॉर्ट कवरिंग हुई है और कुछ भी नहीं। बल्कि सामने अगर आप देखें तो कैश में 1,300 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की है, ठीक है, और 1,000 करोड़ 1,044 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में, यानी स्टॉक्स में आप देखेंगे तो 2,300-2,400 करोड़ की बिकवाली है, बड़ी बिकवाली, छोटी नहीं है। और वो भी ऐसे दिन जब सारे इंडेक्स ऊपर गए हैं। तो सिर्फ एफआईएस ने इंडेक्स हेजिंग के लिए जो इंडेक्स बेच रखा था वही काटा है कि नहीं, अब 18,000 के ऊपर निकला तो इंडेक्स काट लेते हैं, बस उतना ही है। घरेलू फंड की तरफ से कोई खास एक्शन नहीं हुआ। 373 करोड़ की बिकवाली छोटी है, इसलिए वो आंकड़े न्यूट्रल रखे हैं। और पुट कॉल रेशियो वही है 10 का 10। यही पूछना था, 2 दिनों से पुट कॉल रेशियो चेंज नहीं हुआ है, मार्केट 2 दिनों में ऊपर गया है, थोड़ा ऊपर गया। हाँ, ये अच्छी बात है दीप, एक्चुअली अच्छी बात है। हाँ, मतलब लॉन्ग और शॉर्ट एकदम आपके बैलेंस्ड है। तो एफआईएस का कन्विक्शन नहीं दिख रहा है। हाँ, एफआईएस कन्विक्शन दोनों ही तरफ नहीं है, खरीदने में नहीं है तो कोई ऐसा बेचने में भी बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग उनकी हो रही है कि समझो अब फॉर एग्जांपल कल एफआईएस ने टीसीएस बेचा होगा जी, करेक्ट, आपको हमको क्या फर्क पड़ता है रिटेल वालों के तो किसी के पास टीसीएस है नहीं, वैसा उस क्वांटिटी में तो नहीं है ना। सो टीसीएस बिका है, टीसीएस बेच के आपने इंडेक्स ले लिया, करेक्ट, शॉर्ट कवर कर लिया, तो एफआईएस भी बैलेंस होकर ही चल रहे हैं एक्चुअली देखा जाए। आई एम श्योर अगर टीसीएस की डिलीवरी निकाल दो तो फिर एफआईएस के आंकड़े आपको, टीसीएस है ना आईटी, तो फिर एफआईएस के आंकड़े कोई खराब आपको दिखेंगे नहीं। सो वो चर्निंग है। और जहां लगता है कि ठीक है 18,000 का निफ्टी है, मार्केट ओवर वैल्यूड है, अगर आपको लगता है कोई स्टॉक्स ऐसा है कि जो वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्टॉक स्पेसिफिक बिकवाली आपको रिजल्ट सीजन में आएगी। और एक और चीज रिजल्ट सीजन को लेकर जो मैं कहना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को, वो ये है कि जिन जिन कंपनियों के रिजल्ट बहुत अच्छे आए वहां पर प्रॉफिट बुक करते चले। ओके, जिनके नहीं आएंगे अच्छे, उनका तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। वो तो ऐसा 5% अगर टीसीएस नीचे खुल सकता है तो आप समझ सकते क्या होगा। इस बार रिजल्ट सीजन में मार्केट किसी कंपनी को माफ करने वाला नहीं है अगर परफॉर्मेंस खराब आई तो। और परफॉर्मेंस अच्छी आई तब भी प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस 70-75% है। आप समझे मेरी बात। सो इस बार आपको है ना रिजल्ट सीजन में जो बढ़िया कंपनियां अच्छे प्रॉफिट दे, अच्छा मुनाफा दिखाए, वहां आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए टॉप बनते हुए दिखेंगे। फिर आप आराम से 15-20% का नीचे का इंतजार करें, हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते में, जब भी नीचे अगले रिजल्ट के पहले वापस एंट्री करें। तो बेस्ट प्राइसिंग कर लिया मार्केट ने अभी। एब्सोल्युटली। और इस बार बेस्ट प्राइसिंग किया हुआ इसीलिए
रिजल्ट में कहीं कोई खराब या हल्के रिजल्ट देने की गुंजाइश खत्म हो गई है। ओके। याद रहे, आप 16,000 की निफ्टी पे नहीं है, 18,000 की निफ्टी पे है। और इसलिए रिजल्ट सीजन इस बार बहुत क्रिटिकल है। और रिजल्ट सीजन में पता नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही है कि हिट्स कम होंगे, मिसेस ज़्यादा हो सकते हैं। सो वो सावधानी रखें। कमेंट्री भी कैसी रहेगी ये भी। हाँ, कमेंट्री भी कैसी, कमेंट्री क्या है, कमेंट्री में भी अब निकल जाएगा। अच्छा, जिनको कमोडिटी से फायदा होता है वो तो मुट्ठी भर है, हाँ, थोड़े से। और जिनको नुकसान होता है कमोडिटी बढ़ने से वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा तो मार्जिन पे क्वेश्चन मार्क आएंगे, है ना, सप्लाई पे क्वेश्चन मार्क आएंगे, आधे लोगों को मिल नहीं रहा महंगा देते हुए भी। सो इस बार रिजल्ट सीजन बड़ा क्रिटिकल है, टिपिकल है थोड़ा सा। सो एक्सेप्ट बैंक्स, एनबीएफसी थोड़ा मुझे ठीक दिख रहा है, बाकी में कहीं भी झटके लग सकते हैं, तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी 100%, बिल्कुल, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। आप कह ही रहे थे, अब तो हेजिंग करने की भी थोड़ी जरूरत है। तो चलिए, एफआईएस की पोजीशनिंग और पीसीआर समझ लिया सर। अब मौजूदा पोजीशंस वाले क्या करें, थोड़ा जो 100 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है जीएक्स 17,750 या 17,700 जो आपको ठीक लगे वो स्टॉप लॉस रख लीजिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। 38,000 का इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी का रख ले। वैसे तो स्टॉप लॉस 37,800 के आसपास आता है, ज़्यादा दूर हो जाएगा, इसलिए 38,000 ही काफ़ी है आपके लिए। शॉर्ट अगर आप हैं तो अब लाइफ हाई का स्टॉप लॉस रख लीजिए 18,050 इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। अगर ये फिर से पार करे तो एग्जिट कर लीजिए। बैंक निफ्टी पर आपका स्टॉप लॉस होगा ये 38,500 नहीं कि 37,500, इसमें 1000 पॉइंट बढ़ा दीजिए। ऑलरेडी हम 38,300 पर बंद हुए, तो इसका इंट्राडे और इसका क्लोजिंग का जो स्टॉप लॉस है वो 38,500 होगा। 38,500, 38,500 ये आपके लिए स्टॉप लॉसेस हो गए। अब आइए नई पोजीशन अगर आपको बनानी है, नई पोजीशन बनाने के लिए बढ़िया जगह है वो 17,750 से लेकर 17,800 की रेंज में। अगर इस रेंज में बाजार आता है ज़रूर खरीदिए, शौक से खरीदिए और 17,700 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है, ठीक है, खरीदारी करने की राय है यहाँ पर। पहले एग्रेसिव ट्रेडर की लिखाई है, चलिए एग्रेसिव ट्रेडर वाली तो पहले एग्रेसिव ट्रेडर की बता देता हूँ। एग्रेसिव ट्रेडर्स निफ्टी खरीदिए गैप डाउन ओपनिंग पर और आपका स्टॉप लॉस होगा 17,750 का। ठीक है, क्योंकि आप खुलेंगे 17,800, 850 की रेंज में, तब 750 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीद लीजिए गैप डाउन ओपनिंग पर। 18,000, 18,040, 18,100, 18,175 ये 4 टारगेट होंगे जिनके लिए आपको करनी है खरीदारी अगर गैप से नीचे खुलते हैं तो। लेकिन जो आराम से पैसिव ट्रेडर हैं, अपनी रेंज का इंतजार करते हैं, गात लगाकर शिकार करने वाले शिकारी, वो इंतजार करें इस रेंज का। 17,750, 17,800 की रेंज में जब निफ्टी आए तो खरीदें। 17,700 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर के टारगेट 840, 900, 940, 18,000 और 18,040 ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए आपको करनी है खरीदारी निफ्टी में। ठीक है सर। शॉर्ट बता दूं निफ्टी का, निफ्टी शॉर्ट उन्हीं को करनी जो एग्रेसिव ट्रेडर सर। शॉर्ट करने के लिए कल के हाई का स्टॉप लॉस है 18,050 का। 18,040 आपने देखा है, 18,050 होता है एग्जिट, थैंक यू वेरी मच, बस उससे ज़्यादा नहीं। नीचे की तरफ टारगेट जो बनेंगे 17,900, 850 शायद इस रेंज में कहीं खुलेंगे, 800, 750 और 17,700 ये टारगेट हैं जिन तक यहाँ तक निफ्टी फिसल सकता है। इसके लिए आपको बिकवाली करनी है अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो। ठीक है सर, तो ये तो रही निफ्टी की स्ट्रैटेजी। बैंक निफ्टी सर? बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की भी राय है दोनों तरह के ट्रेडर्स के लिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी खरीदना है 37,900 के स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ से 400 पॉइंट दूर जहाँ आप बंद हुए। और वो इसलिए कि दीप जो माहौल हो सकता है उससे 150-200 पॉइंट आप नीचे खुलें, करेक्ट। तो वहाँ पर 37,900 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको खरीदारी करनी है। 38,375 पहला टारगेट, 38,475 दूसरा टारगेट, 575 तीसरा टारगेट और 650 ये 4 टारगेट हैं खरीदारी करने के लिए आज से। ठीक है, अगर आप गैप डाउन ओपनिंग पर खरीदते हैं तो। और अगर आप आराम से अपनी रेंज का इंतजार करके खरीदना चाहते हैं तो 37,925, 38,125 ये 200 पॉइंट की रेंज है जहां पर आपको खरीदारी करनी है। और आपको याद होगा दीप पिछले 4 दिनों से लगातार इस रेंज में हम बिकवाली की राय दे रहे थे कि इस रेंज में बार बार अटकता है, यहाँ बेचे, तो अब वो रेंज सपोर्ट का काम करेगी क्योंकि आपने उसे क्रॉस किया। इस रेंज में खरीदें। 37,700 थोड़ा सा दूर का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन वही ठीक है। 37,700 का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर के टारगेट 38,175, 38,300, 38,350 और 38,475 ये 4 टारगेट हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में आपको यहाँ करनी है खरीदारी। ठीक है। और जो लोग बिकवाली करना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं, कल के हाई लाइफ हाई का स्टॉप लॉस लगा ले 38,500 का, सिंपल। 38,495 हाई बनाया आपने, थोड़ा हाई। 38,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। 38,175, 38,000 दो छोटे टारगेट हैं। 37,925, 37,825 दो मीडियम टारगेट हैं और 37,750, 775 के आसपास का फाइनल टारगेट है जिसके लिए आप कर सकते हैं बिकवाली। ठीक है।
तो ये है आपके लिए सारे लेवल्स। एक वैसे इंडिकेटर और है आपका सर, जो पहले हम काफ़ी डिस्कस करते थे, बैन लिस्ट आप कहते हैं जब भी थोड़ी बढ़ती हुई दिखे थोड़ा कॉशियस होना ज़रूरी है। ये तो लगातार बढ़ रही है, कल BOB और BHEL भी 9 स्टॉक हो गए, 9 स्टॉक्स हैं। लेकिन इसको इसके साथ भी देखिए कि नए खिलाड़ी भी कितने जुड़े हैं। हाँ, वो भी है। हाँ, तो अब लिस्ट बड़ी भी यूनिवर्स भी बड़ा हो रहा है। बिल्कुल, तो 9 स्टॉक्स हैं आज बैन में, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें एक चीज और है, आपने पॉइंट अच्छा रेज किया, लेकिन इसमें मैं एक चीज जो देखना चाहता हूँ इसके साथ, नंबर ऑफ स्टॉक्स के साथ कौन से स्टॉक आ रहे हैं। एक तो जो यूजुअल सस्पेक्ट है, हाँ। आमतौर पर बैन में आ जाते हैं, उनका तो ठीक है, ये तो आते ही हैं ज्यादातर। अगर नए नए स्टॉक्स ज्यादा आने लगे तो थोड़ा नए नए स्टॉक में खाली एक ही IRCTC ऐसा है जो नया स्टॉक अभी शामिल हुआ, अदरवाइज ये तो सारे के सारे यूजुअल है। हाँ। BOB, PNB, कैन बैंक, आईबुल, सन टीवी, भेल, मतलब हाँ सेल, ये मतलब ये नालको वगैरह ये रेगुलर है। तो नए खिलाड़ी ज्यादा आने लगे ना तो चिंता ज्यादा है, अभी तक ठीक है। चलिए, तो ठीक है। तो फिलहाल बैन लिस्ट थोड़ी बड़ी हो रही है, नजर रखिए वहां पर। डेटा भी अनिल जी आपने समझा ही दिया फंड्स का। कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर रखनी है नजर वायदा कारोबार के लिहाज से? वायदा कारोबार में दीप देखिए, हाँ 17,800 सपोर्ट का काम करेगा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वहां पर पुट में 44 लाख शेयरों का। 18,000 मेक और ब्रेक वाला मामला है, 18,000 के पुट पर 24 लाख शेयर हैं और 18,000 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 45 लाख शेयरों का। तो फिलहाल जो गैप से खुलने के बाद रेंज दिख रही है वो 17,800 18,000 की दिख रही है। इस 200 पॉइंट की रेंज में बाजार वक्त बिताने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 38,000 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे से ही आपको कमजोरी फील करनी है, यानी कि 300 पॉइंट आप गिर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और निफ्टी में भी 150 पॉइंट गिर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 17,800 के नीचे से ही आपको कमजोरी का पहला संकेत आना शुरू होगा निफ्टी में, और 38,000 के नीचे बैंक निफ्टी पर। यानी 150 पॉइंट का क्वेश्चन निफ्टी में है, 300 पॉइंट का क्वेश्चन बैंक निफ्टी में तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए, उसके नीचे उनको तनाव आएगा। 38,000 के पुट पर 20 लाख शेयर हैं, 13 लाख शेयर शुक्रवार को ही जुड़े हैं, सॉरी कल ही जुड़े, तो इसलिए वो मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और 38,500 हल्की फुल्की रुकावट का। तो मेरा ये समझना है 38,000 38,500 की रेंज में शायद बैंक निफ्टी वक्त बिताने की कोशिश करे, ठीक वैसे ही जिससे 17,800 18,000 की रेंज में निफ्टी में। डेटा बहुत क्रिस्टल क्लियर है आज। क्लियर है सर, तो चलिए तैयार हो जाइए। इंटरेस्टिंग सेशन है ट्रेड का, और थोड़ी ग्लोबल वीकनेस के बाद देखते हैं आज भारतीय बाजार कैसे करेंगे रिएक्ट। खबरों वाले ढेरों शेयर्स हैं आपके लिए तैयार, साथ ही ब्रोकरेज एक्शन भी। आइए जानते हैं मानसी, देवांशी, वरुण और आशीष के साथ। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या है आज के ट्रिगर्स? गुड मॉर्निंग दीपांशु। ट्रिगर्स में सबसे पहले तो नतीजे आज GM ब्रूवरीज और बंसाली इंजीनियरिंग के नंबर्स पर फोकस रहेगा। इसके अलावा कोल और माइंस मंत्री प्रहलाद जोशी और पावर और आरी मंत्री RK सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिस पर नजर रखेंगे। टाटा सन्स की बोर्ड मीट आज होने जा रही है। एयर इंडिया के प्लान्स पर एक तो बातचीत होगी एजेंडे में, ये सबसे पहले। इसके अलावा डिजिटल ऑपरेशंस और वहीं सुपर ऐप के प्रोग्रेस पर भी इस बोर्ड मीट में बातचीत होती हुई दिखेगी। कैबिनेट और CCEA की बैठक आज शाम 6 बजे होने वाली है। इसके अलावा प्राइस बैंड रिविजन होते हुए दिखे हैं कुछ कंपनियों में। कामत होटल्स, अबान ऑफशोर के प्राइस बैंड 20% से 10% होते हुए दिखे हैं। वहीं प्राइस बैंड रिविजन जो 20% से 5% होते हुए दिखे, उस लिस्ट में अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, इजी ट्रिप प्लानर्स और नजारा टेक्नोलॉजीज जैसे शेयर्स हैं। ASM में शॉर्टलिस्ट हुए हैं कामत होटल्स। वहीं शॉर्ट टर्म ASM में शॉर्टलिस्ट हुई हैं कुछ कंपनियां, चंबल फर्टिलाइजर, केम्प्लास, सनमार, मोल्टेक पैकेजिंग और न्यूरेका लिमिटेड। साथ ही शॉर्ट टर्म ASM से बाहर निकल रही है कांची कर्पूरम लिमिटेड। कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो कि टी ग्रुप में ट्रांसफर होते हुए दिख रहे हैं इफेक्टिव फ्रॉम टुडे। इस लिस्ट में इजी ट्रिप प्लानर, नजारा टेक्नोलॉजीज, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, DCW, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज जैसे शेयर्स शामिल हैं। और कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो कि टी ग्रुप से विथ इफेक्ट फ्रॉम टुडे बाहर हो रही हैं। इस लिस्ट में आंध्र सीमेंट, मवाना शुगर, प्रीमियर एक्सक्लूसिव और साथ ही जुआरी एग्रो केमिकल्स जैसे स्टॉक्स हैं। तो किसी के प्राइस में बढ़े भी हैं, ये सबके कम ही हुए? नहीं सर, कम हुए हैं। सबके कम हुए और कुछ फेवरेट्स के कम हुए हैं, तो वहाँ पर एक्शन नज़ारा है, इजी ट्रिप है, इजी ट्रिप, नज़ारा, अरविंद स्मार्ट स्पेस, ये भी एक संकेत है। बिल्कुल। कभी कभी आपकी मतलब जनरली इनका एक फॉर्मूला है एक्सचेंजेस का, जिसके बेसिस पे वो प्राइस बैंड रिवाइज करते हैं। आप और हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर उस फॉर्मूले को आप ढंग से समझ लें। तो स्टॉक में कितना मूव आया उसके बेसिस पर, तो ये भी एक संकेत है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं। ओवरहीटिंग। ओके, तो नज़र रखिए ये सारे स्टॉक्स और स्पेशली ये जो कुछ रेगुलेटरी बदलाव भी हुए हैं।
आइए खबरों के बारे में जानते हैं देवांशी के साथ। सबसे पहली लिस्ट, देवांशी गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज आप नतीजों पर नजर कीजिए। डेल्टा कॉर्प यहाँ पे घाटा जरूर हुआ है लेकिन घाटा कम होता हुआ दिखा है, ये पॉजिटिव संकेत है। उनकी जो कुल आय है वो इस बार 95% तक बढ़ती हुई दिखी है सालाना आधार पर। कामकाजी मुनाफा आप देखिए इस बार 58% तक का जो कामकाजी घाटा है उनका कम होता हुआ दिखा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 31% तक उनका कामकाजी घाटा कम हुआ है। और घाटे की बात करें तो इस बार इनका 60% तक घाटा कम होता हुआ दिखा है, 22.57 करोड़ पे आया है। तिमाही आधार पर भी 22% तक ओवरऑल जो घाटा है वो कंपनी का कम हुआ है। इसके साथ ही कृष्णा डायग्नोस्टिक्स लिस्टिंग के बाद पहली बार कंपनी ने नतीजे फाइल किए हैं। ऑपरेशनली वीक नंबर्स इस बार आते हुए दिखे हैं कंपनी के। उनकी जो कुल आय है उसमें 18% तक की गिरावट है। इसके साथ ही क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर जो कामकाजी मुनाफा है वो 24% तक कम होता हुआ दिखा है। मार्जिन्स 31% से घटकर 29% पे आते हुए दिखे हैं और जो मुनाफा है वो इस बार 12.5 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 21.5 करोड़ से घटकर तो 42% तक की गिरावट आपने इस बार देखी है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर। टाटा मेटालिक्स ऑपरेशनली कमजोर नंबर्स इस बार आते हुए दिखे हैं। आप देखिए इनकी जो आय है उसमें 24% तक की बढ़त है लेकिन कामकाजी मुनाफा 8% तक कम हुआ है। मार्जिन्स 21% से घटकर 15.5% पे पहुंचे हैं और जो मुनाफा है वो 33% तक घटा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक क्वार्टर 2 के बिजनेस अपडेट्स आते हुए दिखे हैं, पॉजिटिव हैं। जो उनकी ग्रॉस लोन बुक है उसमें 4% तक की बढ़त है। उसमें भी आप देखिए जो अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स हैं वो 42% तक बढ़ते हुए दिखे हैं। एमएससी लोन्स 34% तक बढ़े हैं लेकिन माइक्रो बैंकिंग में गिरावट इस बार आती हुई दिखी है। डिस्बर्समेंट्स के नंबर्स काफी मजबूत हैं। आप देखिए इस साल 114% तक की बढ़त है। तिमाही आधार पर भी 138% तक की बढ़त आपको देखने मिलेगी। डिपॉजिट्स भी इस बार 30% से बढ़ते हुए दिखे हैं। टाटा मोटर्स के लिए एक और पॉजिटिव खबर, दूसरी तिमाही में ग्लोबल होलसेल की जो बिक्री है वो 24% तक बढ़ी है, 2.51 लाख पर पहुंचती हुई दिखी है सालाना आधार पर। तो इस पर भी आपको नजर रखनी है। आज एक बार फिर टाटा मोटर्स थोड़ा सा ग्रीन साइड ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरें आज के लिए जो आ रही हैं। कुछ और खबरें वरुण के पास भी हैं। वरुण गुड मॉर्निंग, बताएं इनके बारे में। गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले शुगर स्टॉक्स यहाँ पे नजर रखेगा क्योंकि लगातार जो एनर्जी के कॉस्ट बढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट अब शुगर स्टॉक्स पे भी हो रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में चीनी की जो कीमतें हैं वो 4.5 साल की ऊंचाई पे पहुंच चुकी है। डीवीज लैब पे नजर रखेगा क्योंकि मर्क ने कोविड की दवा मोलन्यूपिराविर के लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मांगी है। इसके यह जो पहली एंटीवायरल कोविड की दवा रहने वाली है, पिल होगी ये बेसिकली एक, और मंजूरी मिलने पर अमेरिकी सरकार जो है करीब $700 प्रति कोर्स पर 1.7 मिलियन डोज जो है वो खरीद सकती है। डीवीज लैब जो है मर्क का सबसे बड़ा एपीआई सप्लायर है, इसके चलते आपको डीवीज लैब पे नजर रखनी है। हीरो मोटो यहाँ पे इन्होंने अपना स्कूटर का जो पोर्टफोलियो है उसको और बढ़ा लिया है। प्लेजर प्लस एक्सटैक नाम से नया स्कूटर जो है वो इन्होंने लॉन्च किया है। करीब 61,900 से 69,500 की रेंज में ये स्कूटर्स मिलेंगे। शेफला इंडिया यहाँ पे नजर रखेगा क्योंकि 28 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे नतीजों के साथ स्टॉक स्प्लिट पे ये कंपनी विचार करने वाली है। और पीआई इंडस्ट्रीज यहाँ पे नजर रखेगा क्योंकि कंपनी ने पॉलीमैथ होल्डिंग के साथ 2 करार किए हैं। जेवी के जरिए बायोकेमिस्ट्री प्रोसेस और बायोकेमिकल एनेबल्ड फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएटरीज जो है वो बनाने के लिए और बेचने के लिए करार जो है वो किया गया है। तो इसके चलते आज पीआई इंडस्ट्रीज जो है वो रडार पे लाना चाहिए। बिल्कुल, पीआई इंडस्ट्रीज, डिवीज, ये दोनों हैवी वेट्स हैं जहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर, और कई और काउंटर्स भी। पर आइए कुछ फाइनल खबरें और फंड एक्शन मानसी से जान लेते हैं। मानसी बताएं। बिल्कुल, भारत डायनेमिक्स में एलआईसी ने 2% हिस्सा बेचा है। ये बिकवाली जो है 8 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच होती हुई दिखी है। अब एलआईसी का हिस्सा यहाँ पर 10.5% से घटकर 8.45% होता हुआ दिखा है। टीएफसीआई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 65 करोड़ कंपनी ने जुटाए हैं। इश्यू प्राइस 67 रुपये और 50 पैसे प्रति शेयर का है। शिल्पा मेडिकेयर 14 अक्टूबर को बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर फैसला होगा। इक्विटी शेयर्स या वारंट्स के जरिए फंड रेजिंग पर कंपनी फैसला लेगी। वहीं फंड एक्शन है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स में बीसी इंडिया इन्वेस्टमेंट ने 10 लाख शेयर्स की बिकवाली की है 11 सितंबर को। टोटल होल्डिंग्स जो है 7.93% से 7.69% होती हुई दिखी है। और केवल किरण क्लोथिंग में नालंदा इंडिया फंड ने बिकवाली की है 1,80,000 शेयर्स की 1,050 रुपये प्रति शेयर के दाम पर और अन्य 7 लाख शेयर्स की 1,052 रुपये और 19 पैसे प्रति शेयर के दाम पर। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरें आज और कुछ फंड एक्शन भी। पर आइए ब्रोकरेजेस की कहां पर है नजर, जानते हैं आशीष के साथ एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज ब्रोकरेजेस।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, सबसे पहले भारतीय एयरटेल, यहाँ पर 2 ब्रोकरेज हाउस की तरफ से काफी बढ़िया रिपोर्ट्स आई हैं। सीएलएसए ने जो है खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 810 रुपए का लक्ष्य है, 691 जो है कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे हैं इन्होंने करीब 150 स्मार्टफोन्स पर जो है कैशबैक ऑफर्स लॉन्च किए, तो इसके चलते ये जो जियो फोन के लॉन्च है इसको भी काउंटर कर पाएंगे और आगे जाकर जो इनके ARPUs है यहाँ पर भी बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। इनफैक्ट मैक्वायरी अगर आप देखें तो इनसे ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और ज्यादा लक्ष्य दिया, 851 रुपए का जो है वो लक्ष्य दिया। इसके अलावा मेटल स्टॉक जो है वो फोकस में रहेंगे, क्योंकि जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर वेदांता पर अगर आप देखें तो इन्होंने जो है खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और टारगेट्स भी काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। टारगेट्स दिए इन्होंने करीब 343 के आसपास का टारगेट इन्होंने दिया है, और जो अब टारगेट ये मान रहे कि बुल केस में हो सकता है कि 400 रुपए तक की जो है वो तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिले, तो यहाँ पर नजर रखिएगा। हिंडाल्को पर भी आप देखें, यहाँ पर जेपी मॉर्गन की तरफ से जो रिपोर्ट आई है इसमें ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है इससे बड़ा है, 540 से सीधा बढ़ाकर 605 रुपए कर दिया है। नालको पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है टारगेट को थोड़ा सा एडजस्ट किया है। पहले ये टारगेट दे रहे थे 46 रुपए का, अब ये टारगेट दे रहे 104 रुपए का, करीब 96 रुपए के आसपास की कल की क्लोजिंग है। हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर भी आप देखें कि इनका जो टारगेट है वो इन्होंने जो है करीब थोड़ा सा घटा है, 277 का जो पहला लक्ष्य था अब इसे 265 रुपए का कर दिया है। और अंत में NMDC, यहाँ पर सिटी की तरफ से काफी बढ़िया कमेंट्री भी आती हुई दिखी है कि मान रहे कि वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक अच्छा है, 5% की डिविडेंड यील्ड ऑफर कर रहा है और आयरन ओर की जो कीमतें इनमें डाउनसाइड जो है कैप्ड नजर आ रही है। इसके चलते इन्होंने जो है रेटिंग को अब खरीदारी की राय दी है, यानी रेटिंग इंक्रीज की है, 190 रुपए का लक्ष्य है, करीब 154 की जो है कल की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है वो सारे के सारे स्टॉक्स जहां पर आज FIs की आई है रिपोर्ट्स। आइए बढ़ते आगे और वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। पिक ऑफ द डे। शर्मा साहब, सुप्रभात, करिए शुरुआत। जी सुप्रभात अनिल जी और सभी जो पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सर, आज का जो मेरा पिक ऑफ द डे है वो ऑब्वियसली उसका जन्म कल ही हो गया था और बहुत लोगों ने दिया भी होगा, तो ICICI सिक्योरिटीज़ है। ये एक बड़ा अच्छा लेवल पार करके निकला है, तो यहाँ से बड़ा टारगेट हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ ये समझाना चाहूँगा कि ये स्टॉक जो 810 रुपये में कल क्लोज हुआ है, इसका स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 770 पर, और आपका जो टारगेट है वो करीब रहेगा मेरे ख्याल से 875। ये इनिशियल टारगेट है, उसके बाद में और ऊपर भी जा सकता है, आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते रहिए। तो बहुत ही फंडामेंटली अच्छा स्टॉक और बिल्कुल टेक्निकली भी दमदार। ऐसे माहौल के अंदर जब निफ्टी थोड़ा नीचे खुलने की तैयारी में है, मेरे ख्याल से जितना नीचे मिले उतना अच्छा, पर ऐसा होगा या नहीं होगा ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल है आंसर करना। कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल। ICICI सिक्योरिटीज ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने के लिए आया। हमारा SIP स्टॉक भी रहा हुआ है, मेरे ख्याल से 500 रुपए के आसपास हमने रिकमेंड किया था जहां तक मुझे याद है, और वहां से अच्छा प्रदर्शन होता हुआ दिखा। 500 के आसपास ही था, 500 के आसपास, बिल्कुल। तो बढ़िया स्टॉक है जहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है, फंडामेंटली चेक करने की जरूरत ही नहीं है। शर्मा साहब ने कह दिया और शर्मा साहब का डिस्क्लेमर भी आपके सामने है तैयार। बंसल जी बताएं सर, आपने क्या चुना है आज पिक ऑफ द डे? गुड मॉर्निंग। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मैंने तो आज ना एक लो हैंगिंग जैक फ्रूट, अनिल जी पहले भी एक बार दिया था, एक स्टॉक दिया था वेक्टर फूड 400 के अराउंड, मैंने कुणाल जी ने 1-2 बार रिकमेंड किया था, अच्छा खासा बड़ा समय लगा। तो ऐसे ही एक लो हैंगिंग फ्रूट अनिल जी और है, और स्टॉक है बजाज कंज्यूमर, अच्छे वैल्यूएशन पर चल रहा है, डाउन साइड कैप्ड है, 252 के नीचे की क्लोजिंग है, तो अब यहां से निकलना है, एल्स इसको लेके बैठ जाए। 280 के भाव देखने को मिलेंगे, वो अब आज आते हैं, कल आते हैं, परसों आते हैं, बट आएंगे डेफिनेटली। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, तो बजाज कंज्यूमर है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, तो 260 बंद हुआ, यही लेना है कि 252 में लेना है? जी अनिल जी, 252 के नीचे की क्लोजिंग तो अनिल जी स्टॉप लॉस है, तो आप अनिल जी सुबह सुबह किसी और को पकड़े प्लीज। मतलब हाँ, तो 252 स्टॉप लॉस है, इन्हीं प्राइसेस पे लेना है अनिल जी। अच्छा कुणाल जी, मैंने अब आपको पकड़ा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है, खरीदना है काजरिया सिरेमिक्स, जिसका चार्ट मुझे काफी पसंद है अनिल जी। कल हमने देखा एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया और 1260 रुपए के ऊपर यह ब्रेकआउट दर्ज हुआ है, लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, तो काजरिया सिरेमिक्स में खरीदारी की राय है। अगर आज मान लीजिए गिरावट में मिलता है तो बाय करें,
1260 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस रख लें, और मुझे लगता है अनिल जी ऊपर 1350 रुपए के टारगेट है, तो 1350 का लक्ष्य के लिए काजरिया सिरेमिक्स में खरीदारी करें। ओके, चलिए, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त। मुझे जी सुप्रभात, बताएं सर आपको क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल, देखिए जो स्टॉक हमें पसंद है उसका नाम है भारत फूड। भारत फूड्स को बाय करने की सलाह दे रहे हैं। 815 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 780 का। कल के सेशन में फ्रेश स्विंग हाई देखने को मिले थे, वहीं पर क्लोजिंग नजर आई है, तो लग रहा है यहाँ से और फॉलो अप बाइंग देखने को मिल सकती है। 815 के लिए भारत फूड्स को बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 780। ओके, 780 स्टॉप लॉस और 815 टारगेट। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा और शर्मा जी का एक ही स्टॉक है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ये बाय करके चलना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा नजदीक वाला है, 780 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 850 और दूसरा 875, 950 975 सॉरी। ओके, 950 975 दो टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करने की राय। क्या बात है, बड़े बड़े टारगेट हैं। 950 975 सही सुना मैंने किरण जी? बिल्कुल, 2 से 3 दिन देने चाहिए। अनिल जी बहुत अच्छे कंसल्टेशन से बाहर निकला है, और शर्मा जी ने भी रिकमेंड किया, तो मेरे थोड़े से टारगेट्स बढ़ा दिए। अच्छा, चलिए बढ़िया, शर्मा जी ने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया, आपने टारगेट बढ़ाए, तो दोनों साथ साथ देश को आगे बढ़ाते हुए। शुक्रिया आपका किरण जी, बढ़िया टारगेट्स देने के लिए। सुमित जी भी तैयार है। सुमित जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मेरे को लग रहा है कि मेटल सेक्टर के अंदर मोमेंटम बनना वापस से अब शुरुआत हो रहा है। मेटल सेक्टर में जो स्टॉक मेरे को बढ़िया लग रहा है वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को में हमें लग रहा है कि यहाँ से वापस से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, तो आज और आने वाले दिनों के लिए हिंडाल्को में यहाँ से खरीदारी करके काम करें। प्रेजेंट लेवल से अगर कोई भी डिप मिलता है छोटा मोटा 2-4 रुपए का, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। ऊपर में मेरे को लगता है यहाँ से 10 से 15 रुपए का तो मिनिमम अपसाइड मूव शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलना चाहिए, और हिंडाल्को यहाँ से और भी ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। जिस तरह से सारे मेटल स्टॉक्स में मोमेंटम बना है, मेटल स्टॉक्स के अंदर अच्छी तेजी अब यहाँ से आने वाले दिनों में देखने को मिलनी चाहिए। तो 500 रुपए का इसका पहला टारगेट पकड़े, और 500 रुपए का लेवल निकलते ही 520 रुपए तक का मूव हिंडाल्को में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, और नीचे में 475 का स्टॉप लॉस होगा। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा हिंडाल्को में। बिल्कुल, हिंडाल्को पर रखनी है नज़र। जैसा हम बात भी कर रहे थे अनिल जी के साथ सुबह की, मेटल प्राइसेस पर रखें नज़र। कमोडिटी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और एल्यूमिनियम के दाम अब 13 साल की ऊंचाई पर आते हुए दिख रहे हैं। शर्मा साहब, ये जो इन्फ्लेशन की बात चली रही है, कमोडिटी प्राइसेस में उछाल है, शुगर के दाम 4.5 साल की ऊंचाई पर हैं, ऑयल एंड गैस में बड़ा उछाल है। किस तरह से देखें सर, और जो अपॉर्चुनिटी बनती है कमोडिटी स्टॉक्स में, क्या यहाँ से और रैली आपको आती हुई दिखती है? कमोडिटी स्टॉक्स के अंदर रैली तो और आएगी ही आएगी। ये जो कमोडिटी साइकिल है ये कोई इमीडिएटली समाप्त होने वाला नहीं है, ये कई साल चलता है। और जो वनवास इसका कमोडिटी साइकिल का 2008 में शुरू हुआ था, वो दिसंबर 2020 में समाप्त हुआ है। तो ये जो 12 साल का 13 साल का वनवास था, अब ये ऊपर चला है, तो आप बेफिक्र होकर इनमें ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कमोडिटीज हमेशा के लिए होल्ड नहीं किए जा सकते, आपको इसको साइकिल को राइड करना पड़ेगा। तो उस दृष्टि से और भी दूसरे स्टॉक्स हैं, तो मैं समझता हूं कि आप नज़र सब तरफ दौड़ाइए। अभी जैसे क्रूड अच्छा जा रहा है, तो क्रूड आपको कोई प्राइवेट सेक्टर में आप कंपनी ढूंढने के लिए जाएंगे तो 1-2 मिलेंगी, लेकिन बड़ी कंपनी ढूंढने जाए केन तो गायब हो चुकी है, तो उसको आपको ट्रेड करना पड़ेगा वेदांत के थ्रू। तो इस तरह से आप अपने कमोडिटीज के अंदर बने रहिए और पोजिशनल वाइज पोजिशन लेते रहें स्टॉप लॉस के साथ, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन रिव्यू जरूर कीजिएगा हर साल इसको, कमोडिटीज को। बिल्कुल, तो लगातार अपनी पोजीशन को रिव्यू करते रहें, बट जो साइकिल चल रहा है अभी और इसमें ऊपर जाने की क्षमता है। तो आज स्पेशली कमोडिटीज पर रखिए नजर, क्योंकि एक बार फिर से एक बड़ी मूव आती हुई दिखी है। नाल्को तो बैन में है, पर हिंडाल्को पर सुमित जी की खरीदारी आ रही है, की राय आ रही है। नजर रखिए इस काउंटर पर। कोल इंडिया पर भी नजर रखिए, क्योंकि आज 40 नए कोल ब्लॉक्स की नीलामी सरकार करने जा रही है। सेपरेटली कोल इंडिया ने 11 ब्लॉक्स की नीलामी के लिए बिडर्स के साथ एक प्री मीटिंग भी करी थी। कोल सप्लाई पर भी रोज अपडेट्स आ ही रहे हैं। एक बार जरा राय भी ले लेते हैं कोल इंडिया पर किरण जी से। किरण जी, चार्ट्स देखकर बताएं, कोल इंडिया 200 का लेवल कल टच किया था, 4-4.5% ऊपर ही बंद हुआ। आज फिर से एक्शन एक्सपेक्ट करें इसमें? बिल्कुल करना चाहिए दीप, चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है। अभी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर रहेगा। पिछला स्विंग लो जो था लगभग 185 के आसपास था, तो 180 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा।
15-16 रुपए नीचे, और टारगेट सिरे मैं मानता हूँ 210 215 के टारगेट्स इनिशियली देखने को मिलेंगे जहां पे रिव्यू लेना चाहिए। पर जो ट्रेंड है दीप, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए। इवेंचुअली ये स्टॉक 230 जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल से ये भी टेस्ट करते नजर आ जाएंगे। ओके, डेल्टा कॉप, कुणाल जी जरा इसके चार्ट्स देखिए। साल दर साल आप देखेंगे तो ठीक है नंबर से, और तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो थोड़े कमज़ोर हैं। ऑपरेटिंग लेवल पर ठीक है परफॉर्मेंस, थोड़ा नुकसान कम हुआ है, और मुनाफा भी थोड़ा सा जो घाटा था वो कम होता हुआ दिखा है, 55 करोड़ से 22-23 करोड़ के आसपास। तो थोड़ी परफॉर्मेंस सुधर रही है, लेकिन अभी भी नुकसान में है। स्टॉक कल थोड़ा नीचे बंद हुआ है। बताएं, अगर आज नतीजों के बाद कमज़ोर खुले तो क्या अच्छे लेवल है जहाँ खरीदारी करनी चाहिए? अजय देखिए, सबसे पहले तो चार्ट पर दिखता है कि 280 से 281 के आसपास इसको सेलिंग का दबाव झेलना पड़ रहा है, और हमने देखा है कि पिछले 3-4 सत्रों में लगातार ये 281 के ऊपर सिर उठाता है, लेकिन वहां टिक नहीं पाता है, नीचे आ जाता है। तो 281 पर आपको बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है, ये बात तय है। 281 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर ही मेरी खरीदारी की राय रहेगी। नीचे की ओर मुझे लगता है अनिल जी 250 के आसपास सपोर्ट है, 250 रुपए, जो कि अभी मौजूदा भाव से काफी नीचे का लेवल है। तो थोड़ा नीचे आने देते हैं, 250 के जितना करीब खरीदें उतना बेहतर है। 250 के नजदीक मिले तो बेहतर, यहां पर खरीदारी करने की राय बनेगी आपके लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और बता दें आपको कि 10:45 पर जो डेल्टा कॉप के ग्रुप CFO हैं हार्दिक डेवर साहब, उनसे हमारी मुलाकात होगी। नतीजों पर हम उनसे करेंगे विस्तार से बातचीत भी। तो रिजल्ट तो ठीक है, लेकिन आगे क्या, ये इंपॉर्टेंट है। क्या वाकई में दमदार एक्शन दिख रहा है इस तिमाही में, और वो आगे के लिए तय करेगा डेल्टा कॉप की रात। तो ये बेहतरीन इंटरव्यू मिस मत कीजिएगा आज 10:45 पर आपके लिए। आइए, और स्टॉक जो आज एक्शन में, उन पर एक राय ली जाए। HCL टेक, ये एक स्टॉक है। मोदी जी जरा इसके चार्ट देखिए। गूगल क्लाउड के साथ इन्होंने एक करार किया, कल ये रिकवरी करने में भी आगे रहा था स्टॉक निचले स्तरों से। IT शेयरों की जो तेज गिरावट हुई उसके बाद HCL टेक में कोई खरीदारी का मौका दिखता है या दूर रहे? बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लेकिन थोड़ा सा नीचे का होगा, 1250 के SL से बाय बनेगा, और स्टॉक में जो पहला हर्डल बनेगा वो करीब 1330 पर बनेगा। 1330 के ब्रेकआउट के बाद इस काउंटर में बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 1380 से 1400 रुपए तक के अपसाइड मूव HCL टेक में नजर आ सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट है, डिप में बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस 1250 का होगा, पहला टारगेट 1330, उसके बाद 1380 तक के अपसाइड मूव नजर आएंगे। ओके, ये आपके लिए राय इस वक्त। अच्छा, एक और सुमित जी, TFCI, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस स्टॉक के चार्ट देखिए। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है इस कंपनी ने 67.50 रुपए 50 पैसे में, यहाँ से 10% नीचे की प्राइस पर 65 करोड़ रुपए का। PS जयकुमार साहब जो बैंक ऑफ बड़ौदा के CMD थे, उससे पहले शायद सिटी बैंक में रहे हुए थे, राइट? बिल्कुल। सिटी बैंक से वो पहले ऐसे प्राइवेट बैंकर थे जो सरकारी बैंक की कमान संभालते हुए नजर आए। वो बैंक ऑफ बड़ौदा में काफ़ी लंबा समय बिताया, वहाँ से रिटायर हो गए। अब उन्होंने यहाँ पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लिया है TFCI में। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दिखाई है। बताएं सर, चार्ट पर क्या है आपकी राय? अनिल जी, चार्ट्स भी थोड़े से इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में लोअर लेवल से मोमेंटम बना है, और लास्ट 3 दिनों में स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला है, और प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव साइड का है। इसके अंदर इमीडिएटली ऊपर में 77 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा, 77, तो उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम अच्छा बिल्डअप होना चाहिए, और फिर ऊपर में 85 रुपए से लेकर 90 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में TFCI के अंदर देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से पोजीशंस को होल्ड करें, और 77 का ब्रेकआउट आते ही और फ्रेश खरीदारी करें 85 से 90 के टारगेट्स के लिए। शर्मा साहब, 2 ऑटो स्टॉक्स पर आपसे राय लेना चाहता हूं। पहला तो है टाटा मोटर्स, जिसके ग्लोबल होलसेल बिक्री के आंकड़े आए हैं। दूसरी तिमाही के साल दर साल बिक्री में 24% की बढ़त है, ठीक दिख रही है। और दूसरा है हीरो मोटो, जो 2 स्कूटर लॉन्च कर रहा है। 62,000 की एक, 61,000 की एक की कीमत है, कि 69-70,000 की कीमत के है 2 स्कूटर, एक्सटेक और प्लेजर प्लस 110, ये 2 स्कूटर भी लॉन्च कर रहा है। तो अब स्कूटर मार्केट में भी हीरो थोड़ा, TVS के भी अग्रेसिव, रिसेंटली यही खबर, TVS ने भी किया है। तो सब लोग स्कूटर, क्या चक्कर है? सब लोग स्कूटर में क्यों जा रहे हैं? कोई खास वजह? आई थिंक एवरेज शायद बेहतर है, और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में ज्यादा वो है, तो शायद ओके। शर्मा साहब, अगर ये पता हो तो ये भी बताओ सबके स्कूटर लॉन्च करने के पीछे की वजह, और नहीं तो दोनों स्टॉक्स पर तो राय आपको देनी है। जी जी जी, सबके पीछे खासकर जो पहले जो लॉन्च हुआ इलेक्ट्रिक स्कूटर, उसकी जितनी डिमांड आई,
उसके हिसाब से लोगों को लगा कि भाई ये अगर पूरी डिमांड तो बहुत है, जितनी एक्सपेक्टेड उससे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बढ़ती हुई कीमतों की वजह से सभी लोग ये जाना चाहते हैं, तो एक जेन्युइन डिमांड आई है। तो इसमें अगर आप पहले नहीं रहे तो एक नई सेगमेंट में आप रह जाएंगे, इसलिए होड़ में सभी लोग शामिल हैं और इनकी जो सस्ती प्राइसिंग है वो ऑब्वियसली उसको हेल्प कर सकती है। ब्रांड तो पहले से है ही, तो सभी स्टॉक अच्छा करेंगे, ईबे अच्छा करेगा और टाटा मोटर भी अच्छा करना चाहिए आगे, क्योंकि ये ग्रुप अपना पूरी तरह से अपने वैल्यू शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू लगातार बढ़ा रहा है। जो डेट को किसी प्रकार से कम करने की जो भी चीज़ है, वैल्यू एक्रीशन कैसे हो सकता है इन्वेस्टर्स का बिजनेसेस को अलग करके, तो इस तरह के जब बिजनेस अलग होंगे तो सम ऑफ द पार्ट्स आज से कहीं ज़्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से इतनी लंबी तेजी के बावजूद आपको टाटा मोटर्स के अंदर बने रहना चाहिए। मुझे तो दीप स्कूल कॉलेज के ज़माने में स्कूटर खरीदने की एक ही वजह समझ में आती थी जी। तो बाइक को है ना स्टैंड पे चढ़ाने में बहुत ताकत लगती थी, स्कूटर क्या एक टांग में लगाया और थोड़ा सा झुकाया, आराम से हो जाता था काम। हाँ, और कभी स्कूटर स्टार्ट ना हो तो उसको झुका के पेट्रोल करने वाला काम भी उसमें इजी होता है। बाइक में बहुत मुश्किल है, बाइक में बहुत वजन ज़्यादा होता है, तो उस वजह से स्कूटर ज़्यादा पॉपुलर। इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाले स्कूटर नहीं थे, इलेक्ट्रिक मार के किक वाले थे, मतलब पैर दुख जाता कभी कभी, तो जब नहीं होते तो 50, 60, 100, 200 कितनी किक मारते थे पूछो मत। बाद में हमने तो वो प्लग निकाल के कार्बोरेटर साफ कर करके उसमें फूंक दे के घिस के वो सब ये सब बहुत काम किए हमने सब लाइफ में। अब ठीक है, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, अब तो वैसा करना नहीं पड़ता। थोड़े दिनों बाद तो ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी, स्कूटर को आप कमांड देंगे स्टार्ट हो जाएगा। कार्स में तो ऑलरेडी है। हाँ, कार्स में तो आने लग गए, तो अब धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। आजकल तो चाबी भी कहाँ लगानी पड़ती है, चाबी तो बहुत ही नई टेक्नोलॉजी आएगी। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये है आपके लिए राय। अच्छा, डिवीज ये स्टॉक है जिस पर जरा एक बार फोकस किया जाए, क्योंकि खबर बहुत अच्छी आ रही है। और डिवीज के चार्ट जरा बंसल जी देखिए, मर्क के साथ एक मर्क जो है अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, उनकी एक दवा को जो कोविड के काम में आने वाली दवा है, बेसिकली उस जो मुंह से लेने वाली है, उसको यूएस एफडीए मंजूरी दे सकता है, ये खबर आ रही है। अगर मंजूरी देगा तो ये जो पूरा कोर्स है इसका $700 में बिकेगा और लगभग 1.7 मिलियन डोजेज यानी कि 17 लाख डोजेज की ज़रूरत होगी। अब डिवीज़ का इससे क्या लेन देना है? डिवीज़ इस डोज को बनाने के लिए, इस दवा को बनाने के लिए एपीआई की एकमात्र सप्लायर रहेगी। और आपको याद हो पहले एक दिन डिवीज़ 10-15% भागा था, तो हमने कहा था, बताया भी था कि ये खबरें चल रही है और ये खबरें अब आ गई। देखो, तो अब फाइनली ये खबर आ चुकी है। डिवीज़ के चार्ट देखिए सर, बताइए बंसल जी। अनिल जी, बढ़िया टेक्निकल चार्ट है। और इसको अनिल जी, आप जब दिल्ली में थे तब भी आपने इस न्यूज़ को कवर करा था, स्टॉक भागा था। और ख़ास बात क्या है कि 5080 एक काफ़ी अहम सपोर्ट है। टेक्निकली इसका स्टॉप लॉस लगा के बने रहना चाहिए और 5277 के स्तरों पे नज़र रखनी चाहिए। 5277 के ऊपर निकल के टिकेगा तो काफ़ी तेज़ी से भागेगा। अनिल जी, न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस दिन आपसे दिल्ली में मुलाकात भी हुई थी, आपने बताया भी था, काफी डिटेल में पढ़ा था। और अनिल जी, मर्क की इस दवाई के नतीजे काफी पॉजिटिव हैं। और अगर जिस तरीके से अगर अब अक्टूबर का महीना भी ठीक ठाक निकल जाता है और जिस तरीके से इसके नतीजे हैं, तो अनिल जी लगता है आगे चल के बिना मास्क के घूमने में दवा भी अनिल जी हेल्प करेगी। और साथ साथ अनिल जी देखिए, सुबह सुबह हम काम कर रहे हैं और कहाँ आप ये स्कूटर मोटरसाइकिल की बात करके मुझे अनिल जी कॉलेज के जमाने के पार्किंग लॉट में अनिल जी आप ले गए हैं, तो काम करने में दिक्कत हो रही है। तो चलिए, बंसल जी को काम करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही, तो बंसल जी को हेडलाइंस और प्री ओपनिंग सेशन तक देते हैं आराम। अगले 10 मिनट बंसल जी आप रिलैक्स हो जाए, चाहे तो किरण जी की तरह म्यूट हो जाए, आराम से, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जी शर्मा साहब कुछ राय देना चाहते हैं जी। मैं समझता हूँ कि बंसल साहब कॉलेज के कैफेटेरिया जाना चाहते हैं, आप उनको वहां ले जाइए। आप 10 मिनट फ्री है, जहां घूम के आए अपने विचारों के माध्यम से, साक्षात यहीं रहे, विचारों के माध्यम से कहीं भी दुनिया भ्रमण करके आ जाए। मजेदार एक्शन रहेगा। एक डिवीज पर जस्ट मैं सोच रहा था सर, क्योंकि ऑलरेडी खबर बाजार को एंटिसिपेटेड थी और आप भी कह रहे थे कि अब बाजार ऐसा हो गया कि खबर पर थोड़ा वैसा रिएक्ट कर, तो क्या आज सेल ऑन न्यूज हो सकता है, पॉसिबल है। और अगर एक बढ़िया गैप से ऊपर खुले तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लॉन्ग टर्म डिवीज पे हम लगातार बुलिश हैं, अब भी हैं, तो एक बार चूंकि खबरें आ चुकी बार, तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब मार्केट वैसा ही हो रहा है एक्चुअली कि आप खबर पे प्रॉफिट बुक करके फिर इंतजार करें वापस से। बिल्कुल। तो चलिए, खबर अच्छी है, पॉजिटिव रिएक्शन भी आ सकता है, बट फिर मुनाफा वसूली का मौका भी रहेगा डिवीज पर।